नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन पेपर है सेट एग्ज़ाम जो 2019 में आपका हुआ था, उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चन कर चुके हैं इकोनॉमिक्स का, और ये पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में आज 30 क्वेश्चन करेंगे और 3 पार्ट में पूरे इकोनॉमिक्स जो क्वेश्चन पेपर है 2019 का सीजी सेट एग्ज़ाम में जो पूछा गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे 3 पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे 31 नंबर का क्वेश्चन क्या था। तो देखते हैं 30 नंबर 1 का क्वेश्चन जो है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में बाल लिंग अनुपात निम्नतम है। तो देखिए, ये 2000 जनगणना से संबंधित क्वेश्चन था। तो जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाल जो लिंग अनुपात था, ये हरियाणा में कम था। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। एक सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने की प्रायिकता को कहा जाता है। देखिए, एक सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने की जो प्रायिकता होती है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, इसका आंसर है टाइप 1 त्रुटि कहा जाता है। सही आंसर होगा इसका, टाइप 1 त्रुटि कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। और आगामी आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं सीजी सेट एग्जाम के लिए, तो ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करना है आगे, अभी जो 2024 में आयोजित होने वाला है उसका। देखिए, अभिकथन है, भारत में चालू खाता का घाटा कम हो रहा है क्योंकि 2012-13 से 2016-17 की अवधि में अदृश्य विशुद्ध प्राप्तियां बढ़ रही हैं। कारण क्या है, कह रहा है अदृश्य विशुद्ध प्राप्तियां बढ़ रही है, इस कारण से चालू खाते में घाटा कम कर दिया गया है। सही क्या है? तो देखिए, सही कथन ढूंढेंगे यहाँ पर हम। सही क्या है? इनमें से कोई भी सही नहीं है। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो पहला अभिकथन है ये भी गलत है और डी भी आपका गलत है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, कारण भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.6 है और जो है सीमांत आयात प्रवृत्ति 0.2 है, तो निर्यात गुणक का मूल्य क्या होगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 1.67। ये जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे आपको मैथ सॉल्व करना पड़ेगा। बाद में आप उसे मैथ्स जो आपके चैप्टर है उससे आप देख सकते हैं सिलेबस के अनुसार। आगे देखते हैं, आर्थिक वृद्धि का सही सूचक पहचानिए। तो देखिए, आर्थिक वृद्धि का सही सूचक क्या है। अब चलिए देखते हैं, अचर मूल्यों पर स्थूल घरेलू उत्पादन। मतलब देखिए, अचल मूल्यों पर स्थूल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ये सही नहीं है। वर्तमान मूल्यों पर स्थूल घरेलू उत्पाद, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि। देखिए, आर्थिक वृद्धि का सही जो सूचक है वो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि को दिखाता है। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं, स्वावलंबन योजना संबंधित है। तो देखिए, स्वावलंबन जो योजना है ये किससे संबंधित है, जो रोजगार से नहीं है, निवृत्ति वेतन से संबंधित है स्वावलंबन योजना। तो बी, ये भी करेक्ट आंसर है। तो योजना से संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, एक स्पर्धात्मक वस्तु में एमआरपी और सामान्यतः रहता है। तो देखिए, एक स्पर्धात्मक वस्तु बाजार जो होता है इसमें क्या होता है, तो यहाँ देखते हैं सही आंसर, इसमें एमआरपी गुणा एमआर। यहाँ पर देखिए, एमआरपी सामान्यतः एमआर बाएं से दाहिने ओर झुकता हुआ होता है। ये करेक्ट आंसर है। स्पर्धात्मक जो बाजार होता है उसमें एमआरपी और एमआर जो है बाएं से दाहिने की ओर झुकता हुआ होता है। इस तरह से ये जो ग्राफ हम देखते हैं तो झुकता हुआ होता है। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैखिक प्रोग्रामिंग अनुकूलतम की समस्या है निम्न के अंतर्गत। देखिए, रैखिक प्रोग्रामिंग जो अनुकूलतम की समस्या है यह जो है निम्न के अंतर्गत, देखिए किसके अंतर्गत होता है ये। तो सही आंसर क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होगा, अल्प विक्रेताधिकार इसमें भी नहीं है, कई रैखिक सीमाओं में होता है ये। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक रैखिक प्रोग्रामिंग सवाल में उद्देश्य फलन तथा सीमाएं हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, समाधान ये नहीं है, रैखिक होता है। एक रैखिक प्रोग्रामिंग जो सवाल के उद्देश्य फलन जो होता है वो क्या होता है, उसकी सीमाएं रैखिक होती है। तो 39 का बी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर देखते हैं, प्रसिद्ध लेख द मार्केट फॉर लेमन्स किसने लिखा है। तो देखिए, यह किसकी रचना है, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ इसकी नहीं है, मिशेल स्पेंस ये भी नहीं है, जॉर्ज एकरलॉफ
तो इस सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये जॉर्ज एकरलॉफ की रचना है द मार्केट फॉर लेमन्स। तो इस तरह से कुछ नए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, थोड़ा कुछ डीप क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है आपके 2024 जो सीजी सेट हो रहा है उसका। मोटे दानादार धान्यों के संदर्भ में यहाँ लिखा है जागतिक कृषि में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए इस तरह से करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बहुत देखने को हमें मिला है। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा स्थान है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है। वह संदर्भ जहाँ एक पक्ष का व्यवहार सूचना दूसरे पक्ष से अच्छा रहता है को कहते हैं। देखिए एक पक्ष का जो व्यवहार है वो जो सूचना है वो दूसरे पक्ष से अच्छा रहता है, इसको क्या कहते हैं। तो देखिए अपूर्ण सूचना बिल्कुल नहीं, पूर्ण सूचना ये भी नहीं, समरूप सूचना ये भी नहीं, असमरूप सूचनाएं कहते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए चलिए देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए लियोन्तीफ इनपुट आउटपुट मॉडल में एक्स आउटपुट मैट्रिक्स का समाधान है। तो देखिए इसका समाधान है, ये क्या आंसर आएगा यहाँ पर, यहाँ सही आंसर होगा आई माइनस एफ माइनस ब्रैकेट इन माइनस 1f। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 43 का। अब देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन। समीकरण देखिए लिखा है y इक्वल 3t+1 में समय पथ की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी। तो देखिए ये आपके क्वांटिटेटिव मेथड जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या होगा, दोलन और विचलन, दोलन और अभिसरण। तो ये दोलन और अभिसरण को ये जो प्रकृति अभिव्यक्त करता है, तो ये बी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नीति निर्माण के लिए मुद्रापूर्ति के किस माप का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मुद्रापूर्ति के किस माप का प्रयोग किया जाता है, M1 मुद्रापूर्ति, M2 मुद्रापूर्ति, M3 मुद्रापूर्ति की जाती है। 45 का सी। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नीति निर्माण के लिए मुद्रापूर्ति के जो M3 नियम होता है, M3 इसका प्रयोग किया जाता है, इस माप का, M3 मुद्रापूर्ति माप का। अब चलिए देखते हैं 46 नंबर का। यहाँ देखिए सीक्वेंस में उनकी स्थापना के अनुसार लिखिए। तो देखिए सीक्वेंस में स्थापना के अनुसार लिखना है 46 का। यहाँ चलिए देखते हैं कारपोरेट प्रतिभूति बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आएगा, फिर उसके बाद ये सेबी आएगा। सेबी की स्थापना देखिए स्थापना के अनुसार सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एजेंसी की स्थापना हुआ, BSE जिसको कहते हैं BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर उसके बाद सेबी का हुआ, फिर उसके बाद देखिए प्रतिभूति बाजार ये हुआ थर्ड में, और लास्ट क्या बच गया और आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इस तरह से यहाँ देखिए चौथा पहला आएगा तो किस ऑप्शन में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में दिख रहा है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 47 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। यदि पी का मान बहुत ही कम है और एन का मान अत्यधिक हो तो उपयुक्त प्रायिकता बंटन होगा। अब देखिए ये द्विपद नहीं होगा, ये होगा प्यावसन। क्या होगा, प्यावसन। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपको जब सिलेबस वाइज अध्ययन करेंगे तो डिटेल पढ़ना पड़ेगा, यहाँ केवल हम आंसर देख रहे हैं। अब देखिए ये मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन है। यदि एक वर्ष में सरकार का सकल राजकोषीय घाटा यहाँ पर लिखा हुआ है 7 लाख करोड़ है और राजस्व घाटा 3,50,000 करोड़ है तथा ब्याज भुगतान 2,80,000 करोड़ है, तो उस वर्ष सरकार का प्राथमिक घाटा क्या होगा। तो देखिए ये तो मैथ्स से संबंधित पोर्शन है आपका, इसको देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ आंसर जो होगा 4,20,000 करोड़ होगा। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन 2015 की जीडीपी की गणना से बाहर रखा गया है। तो देखिए जीडीपी की गणना से क्या बाहर रखा गया है, एक वकील के सेवाओं का मूल्य ये नहीं आएगा, द्वितीय बाजार में शेयर की बिक्री ये जो है जीडीपी की गणना से बाहर रखा गया था, किसको, द्वितीय बाजार में शेयर की बिक्री। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50वें नंबर का। ये है आपका धारणीय विकास सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये क्वेश्चन तो आपसे बनना चाहिए। ब्रांड लैंड के द्वारा जो है धारणीय विकास प्रतिपादित किया गया था सबसे पहले। अब चलिए देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर संतुलित बजट गुणक है। तो देखिए संतुलित बजट गुणक क्या है, डेल्टा वाई 1/c डेल्टा जी ये नहीं आएगा, बी डेल्टा वाई बराबर ये भी नहीं आएगा, सी डेल्टा वाई डेल्टा जी माइनस सी
ब्रैकेट डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस सी, तो ये होगा संतुलित बजट का जो गुणक होता है वो ये जो है सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार इन्हें क्रम में लिखिए। तो देखिए भारत सरकार की जो घोषणा है उसके अनुसार क्रम में हमें लिखना है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, ये 52 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए यहाँ पर तरलता समायोजन सुविधा मतलब LF MSS, रेपो रेट तथा प्रतिलोम रिपो रेट, सीमांत स्टैंडिंग सुविधा, तो सही क्या होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पर है आपका सही जो आंसर आएगा आपका, यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले रिपो रेट ये आएगा, रिपो रेट एवं प्रतिलोम रिपो रेट ये हो जाएगा। उसके बाद आएगा LAF सेकेंड में, फिर आएगा आपका MSS थर्ड, फिर चौथा आएगा ये वाला। तो ऑप्शन कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, थर्ड फर्स्ट है। तो यहाँ देखते हैं थर्ड बी में भी है, फिर उसके बाद फर्स्ट आ रहा है, तो ये सी में ऑप्शन मिल रहा है, तो सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। यदि डी इक्वल अल्फा तथा ES इक्वल 0 तो भार का क्या होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर संपूर्ण भार क्रेता पर पड़ेगा, बिल्कुल सही नहीं है, संपूर्ण भार विक्रेता पर पड़ेगा। अगर ऐसा दिखता है आपको तो संपूर्ण भार क्या होगा विक्रेता पर पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 53 नंबर का बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किन्स का गुणक। किन्स का गुणक क्या है, तो ये एकदम फेमस है, आप सभी जानते हैं। किन्स का गुणक जो है रोजगार गुणक नहीं, निवेश गुणक होता है। किन्स का गुणक क्या है, निवेश गुणक कहा जाता है, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न को मैच कीजिए। अब देखिए निम्न को मैच कीजिए, तो इसको तो हमें देखना पड़ेगा कि सही आंसर इसका क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे, चलिए रजनीश कुमार ये क्या है, तो रजनीश कुमार भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष थे, उस समय करंट जानकारी है ये। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, तो ये कौन थे, ये जो है आपके भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार थे। HK भानवाला ये क्या थे, तो ये थे आपके अध्यक्ष नाबार्ड के, और शशिकांत दास RBI के गवर्नर, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश के खुलेपन को निम्नलिखित सूत्र से मापा जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखिए 56 का, यहाँ देखिए निर्यात प्लस आयात ये नहीं होगा, निर्यात माइनस आयात ये भी नहीं होगा, निर्यात प्लस आयात गुणा ये भी नहीं होगा, निर्यात प्लस आयात बटे सकल घरेलू उत्पादन, तो यहाँ देखिए 56 का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संतुलित विकास सूचित करता है। संतुलित जो विकास है वो क्या सूचित करता है, तो यहाँ देखिए सभी क्षेत्रों के लिए स्रोतों का समान विभाजन नहीं आएगा, सभी क्षेत्र अपने स्वाभाविक वृद्धि दर पर यह भी नहीं होगा, सभी गतिविधियों का परस्पर सहायता से समकालीन विकास 57 का ये सही होगा, सभी गतिविधियों का परस्पर सहायता से समकालीन विकास आएगा, संतुलित विकास का ये सूचित करता है। अब देखिए युगपत समीकरण मॉडल में अभिज्ञापित समीकरण के आकलन में कौन सी आकलन विधि उपयुक्त होगी। तो देखिए मेरे बोलने से पहले आपको आंसर भी आना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिस सेट के रूप में जरूर करें इसको, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन पेपर है 2019 का व्यापम द्वारा। अब देखिए इसमें क्या आएगा, तो देखिए OLS ये नहीं होगा, ILS ये भी नहीं होगा, 2SLS ये आएगा। युगपत समीकरण मॉडल में अभिज्ञापित समीकरण के आकलन में कौन सी आकलन विधि उपयुक्त होगी, तो 2SLS सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था। संपदा कर, तो देखिए संपदा कर 1948 नहीं है, 1957 में पहली बार लागू किया गया था, 59 का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और ये अंतिम है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे अगला थर्ड पार्ट में, ये सेकेंड पार्ट था। निम्न में से कौन सा खेल नियम का कल्पना नहीं है, तो आप चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप CG सेट हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का इस तरह से जो आज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे द्वारा प्रैक्टिस आपको लगातार कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं खिलाड़ियों को सीमित समूह की युक्तियाँ प्राप्त ये नहीं है, खिलाड़ी और उनके प्रतिस्पर्धियों को मिलने वाले युक्त ये भी नहीं है, खिलाड़ी बुद्धिमान परिमेय ये भी नहीं, खिलाड़ियों को असीमित समूह की युक्तियाँ प्राप्त हैं ये सही है। खेल का नियम कल्पना नहीं है, तो ये खेल का कल्पना नहीं है, बाकी सभी है, ध्यान रखिएगा। तो ये डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, अपेक्षा करते हैं आपसे।
और इस तरह से अगला जो वीडियो है थर्ड पार्ट में जो बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी को धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, सुना, और इसी तरह से हम आपको हेल्प करते रहेंगे आपके एग्जाम के